YouTube channel. Please like, share and subscribe the channel so that you are able to see other videos of this channel. Fundamental classes next door shopping mall सेक्टर 76 फरीदाबाद। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 धातु और अधातु। नंबर 1 धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स, धातु अधातु। भौतिक अवस्था, मरकरी पारा जिसका सिंबल Hg है को छोड़कर कमरे के तापमान पर धातुएं ठोस होती हैं। गैलियम और सीजियम दो धातुएं हैं, क्रमशः 30 डिग्री और 28.5 डिग्री पर पिघलती हैं। अगर आप गर्मियों में इसे हथेली पर रखेंगे तो गैलियम और सीजियम हथेली पर पिघल जाएंगी। अधातुएं ठोस और गैस हैं, लेकिन एक धातु तरल है जो ब्रोमीन है। कठोरता, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मरकरी, पारा, गैलियम, जिंक, जस्त को छोड़कर धातुएं सामान्यतः आमतौर पर कठोर होती हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसी अक्षार धातुएं इतनी नरम होती हैं कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अधातुएं आमतौर पर नरम होती हैं। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जो कि अधातु है। हीरा कार्बन का अपरूप है। तन्यता का मतलब है खींचकर तार बनाना। पारा, मरकरी, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, जस्त को छोड़कर आमतौर पर धातुएं तन्य होती हैं। इनकी तारें बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। अधातुएं तन्य नहीं होती। आघातवर्धकता का मतलब है पीट कर चादर बनाना। धातुएं आघातवर्ध्य होती हैं, इनको पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं। Au गोल्ड और Ag सिल्वर अधिक आघातवर्ध्य हैं। अधातुओं में आघातवर्ध्यता की कमी है, मतलब कि इनको पीट कर चादर नहीं बना सकते। चमक, चमकीली सतह जिसको इंग्लिश में लस्टर बोलते हैं। सीसा, लेड को छोड़कर धातुएं चमकदार होती हैं। धातु को अगर किसी कठोर वस्तु से खुरचेंगे तो हमें चमकीली सतह दिखाई देती है। अधातुओं में चमक नहीं होती। कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं। आयोडीन, हीरा और ग्रेफाइट में चमक होती है। ऊष्मा का सुचालक, धातुएं सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती हैं। चांदी और तांबा ऊष्मा की सुचालक हैं। सीसा, लेड जिसका सिंबल Pb होता है, और पारा इसका सिंबल Hg, मरकरी ऊष्मा की कुचालक हैं। अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा की कुचालक होती हैं। गलनांक, जिस तापमान पर वस्तु पिघल जाती है उसे गलनांक बोलते हैं। धातुओं में आमतौर पर उच्च गलनांक होता है। अधातुओं में सामान्यतः आमतौर पर निम्न नीचा गलनांक होता है। जल्दी पिघल जाती हैं धातुएं और धातुएं देर में पिघलती हैं। ध्वनिक, सोनोरस इसका मतलब है कि जब किसी वस्तु पर हम कठोर वस्तु से प्रहार मारते हैं तो आवाज़ पैदा होती है, इसको सोनोरस बोलते हैं, ध्वनिक बोलते हैं। अधिकतर धातुएं सोनोरस होती हैं। कठोर वस्तु से पीटने पर ध्वनि पैदा होती है। गैर धातुएं, अधातुएं आमतौर पर सोनोरस नहीं होती। प्रकृति में पाया जाना, धातुएं प्रकृति में काफ़ी मात्रा में होती हैं, काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। अधातुएं बहुत कम हैं। अधातुओं के कुछ उदाहरण कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि हैं। ऑक्साइड की प्रकृति, ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन का मिलना। धातुएं सामान्यतः अक्षारीय
ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुएं सामान्यतः अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। धातुओं को हवा में जलाया जाता है। नंबर 2, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। नंबर 3, अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया या प्रतिक्रिया। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। अब एक एक करके इनका वर्णन करते हैं। नंबर 3, धातुएं हवा में जलती हैं। बर्निंग ऑफ मेटल्स इन एयर। मैग्नीशियम हवा में चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलती है, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है। सामान्य अभिक्रिया नीचे दी गई है। धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु ऑक्साइड। तांबे को हवा में गर्म किया जाता है। उदाहरण लेते हैं 2Cu + O2, हमें मिलता है 2CuO, कॉपर ऑक्साइड बन गया, CuO कॉपर ऑक्साइड। एल्युमिनियम का हवा में जलाया जाता है। 4Al एल्युमिनियम + 3O2 ऑक्सीजन, ये मिलकर 2Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुछ धातुएं एल्युमिनियम और जिंक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होते हैं। ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ मिलकर नमक और पानी बनाती हैं। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 + 6HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमें मिलता है 2AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड साल्ट है, नमक है, + 3H2O। इसी प्रकार जब एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 को सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH से मिलाते हैं, तब भी हमें साल्ट, नमक और पानी मिलता है, 2NaAlO2 + H2O। विभिन्न धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रियाशीलता होती है। पोटेशियम और धातुएं जैसी धातुएं इतनी तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है कि वे खुले में आग पकड़ लेती हैं। इसलिए पोटेशियम और सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कॉपर Cu हवा में नहीं जलता, क्योंकि कॉपर पर कॉपर ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत चढ़ी होती है। चांदी और सोना उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया या प्रतिक्रिया नहीं करते। समानता तापमान पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Zn, लेड, Pb आदि धातुओं की सतहों को ऑक्सीजन की एक पतली परत से ढक दिया जाता है। यह सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत धातु को आगे ऑक्सीकरण उपचयन से बचाती है। एनोडीकरण, इंग्लिश में एनोडाइजिंग बोलते हैं, एल्युमिनियम की एक सुरक्षात्मक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। एनोडीकरण के दौरान एक साफ एल्युमिनियम की वस्तु को एनोड बनाया जाता है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिड के साथ इलेक्ट्रोलाइज विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एक मोटी सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाती है। ऑक्सीजन में जलने से अन्य धातुओं जैसे जस्ता, जिंक, Zn, लोहा, Fe, तांबा, Cu, सीसा, लेड, Pb आदि की अभिक्रियाशीलता के बारे में निर्णय लेने में मदद नहीं मिलती है। नंबर 4, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। धातु की जल के साथ सामान्य अभिक्रिया नीचे दी गई है। धातु प्लस जल, पानी, वाटर, हमें मिलता है धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे पानी के साथ हिंसक, उग्र, काफ़ी ज़्यादा
रूप से अभिक्रिया करती है, काफ़ी जल्दी अभिक्रिया करती है, तेज़ी से। अभिक्रिया इतनी तेज, हिंसक और ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है काफ़ी, और हाइड्रोजन गैस तुरंत आग पकड़ लेती है। अभिक्रिया 2K पोटेशियम प्लस 2H2O मिलकर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। इसी प्रकार सोडियम भी बहुत तेज़ी से पानी के साथ मिलता है। 2Na प्लस 2H2O वाटर, हमें मिलता है 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा। पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया कम हिंसक होती है। हाइड्रोजन के लिए आग पकड़ने के लिए उत्पन्न ऊष्मा पर्याप्त नहीं होती है, कम रहती है, इसलिए हाइड्रोजन आग नहीं पकड़ती। अभिक्रिया है कैल्शियम Ca प्लस 2H2O, हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम पानी पर तैरने लगता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु से चिपक जाते हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम Mg प्लस 2H2O पानी वाटर हमें देते हैं MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम भी कैल्शियम की तरह ही पानी पर तैरता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले भी कैल्शियम के साथ चिपक जाते हैं मैग्नीशियम के साथ। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं भाप के साथ, स्टीम के साथ अभिक्रिया करती हैं। 2 एल्युमिनियम Al प्लस 3H2O स्टीम, हमें मिलता है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार 2Fe लोहा प्लस 4H2O स्टीम, हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। ये जंग का भी रसायन का सूत्र है, प्लस 4H2 हाइड्रोजन गैस। सीसा Pb, लेड, तांबा Cu, चांदी Ag और सोना Au जैसी धातुएं पानी के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया या प्रतिक्रिया नहीं करती है। अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया दूसरे अध्याय अम्ल, क्षार और लवण में दी गई है। सामान्य अभिक्रिया नीचे दी गई है। धातु प्लस अम्ल, नमक प्लस हाइड्रोजन गैस। जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। इसका कारण यह है कि नाइट्रिक एसिड HNO3 प्रबल, काफ़ी ज़्यादा उपचारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन गैस को ये पानी में बदल देता है। HNO3 हाइड्रोजन गैस को H2O पानी में बदल देता है, उसका ऑक्सीकरण कर देता है और HNO3 का किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में अपचयन हो जाता है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है N2O, NO, NO2। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज बहुत तनु हल्के जिसमें पानी मिला हो HNO3 के साथ प्रतिक्रिया विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एक्वा रेजिया शाही पानी के लिए लैटिन का शब्द है ये, जिसका अर्थ शाही पानी होता है। 3:1 के अनुपात में सांदर, जिसमें पानी नहीं मिला होता, कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 का ताज़ा मिश्रण सोने को भी घोल देता है, गला देता है। कोई भी अम्ल अकेला सोने को नहीं गला सकता। एक्वारेजिया उन कुछ अभिकर्कों में से एक है जो सोने और प्लैटिनम को गलाने में, घोलने में सक्षम है। अन्य धातु लवणों के साथ धातु की अभिक्रिया या प्रतिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल साल्ट्स। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उनके यौगिकों के घोल या पिघले हुए रूप में से विस्थापित कर सकती हैं। हमने ऑक्सीजन, पानी और अम्ल एसिड के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता देखी, लेकिन सभी धातुएं इन
अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए हम सभी धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में नहीं लिख सकते। अध्याय 1 रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण में अध्ययन की गई विस्थापन प्रतिक्रियाएं अभिक्रियाएं हमें धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखने में मदद करती है। अभिक्रियाशीलता के घटने क्रम का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है सबसे ऊपर आ जाएगी और उससे कम नीचे ऐसे, और जो सबसे नीचे होगी उसकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम होगी। विस्थापन अभिक्रिया यह सरल और आसान है। यदि धातु ए धातु बी को विलयन में से विस्थापित अलग कर देती है तो धातु ए धातु बी की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। धातु सक्रियता श्रेणी या धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी, मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज। धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी विस्थापन अभिक्रियाओं के आधार पर घटती अभिक्रियाओं के क्रम में व्यवस्थित धातुओं की एक सूची है। धातु को एक सूची में रख देते हैं, सबसे ज़्यादा क्रियाशील ऊपर आ जाएगी और सबसे कम क्रियाशील नीचे आ जाएगी। जो धातु सबसे ऊपर है वो धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जो धातु सबसे नीचे है वो धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशीलता श्रृंखला को याद रखने की विधि नीचे दी गई है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम है और सबसे कम क्रियाशील गोल्ड है। इसको याद रखने के लिए हमें सेंटेंस याद रखना पड़ेगा। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। P for platinum, S for sodium, Cal for calcium, M for magnesium, A for aluminium, Car for carbon, Z for zinc, I for iron, T for tin, Le for lead, H for hydrogen, copper for copper, S for silver, gold for gold। इस प्रकार हम रिएक्टिविटी सीरीज अभिक्रियाशीलता श्रृंखला को याद रख सकते हैं। धातु और अधातु आपस में कैसे जुड़ते हैं? धातुओं के बाहर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अधातुओं के बाहर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कोई तत्व अभिक्रिया करता है तो वो स्थिर होने के लिए करता है, मतलब कि उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट सबसे बाहर वाले कक्ष में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब स्थिर हो गया। उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है अगर कम देने पड़े, और ले भी सकता है अगर कम लेने पड़े। तो धातुएं आमतौर पर इलेक्ट्रॉन को दे देती है और अधातुएं आमतौर पर इलेक्ट्रॉन को ले लेती हैं ताकि उनका ऑक्टेट पूरा उसके। तत्व सबसे बाहरी कक्षाओं को पूरी तरह से भरकर स्थिरता प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया करते हैं। बाहरी संयोजकों कोश, जो बाहर का कोश होता है उसको कक्ष होता है, उसको बाहर को संयोजकों कोश पूर्ण होने के कारण उत्कर्ष नोबल गैसेज अभिक्रिया नहीं करती। तत्व बाहरी संयोजकों कोश पूर्ण डुप्लेट या ऑक्टेट, या तो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, को प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया करते हैं। उत्कृष्ट गैसें नोबल गैसी अक्रिया रिएक्टिव नहीं होती, किसी से क्रिया नहीं करती। इसका मतलब है कि उत्कृष्ट गैसें बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं क्योंकि उनका बाहरी संयोजकता कोश पूर्ण डुप्लेट या ऑक्टेट होता है। उत्कृष्ट नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियोन और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिया गया है। तत्व, प्रतीक, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम सिंबल He, परमाणु संख्या 2 होती है इसकी और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही कक्ष है, तो ये स्थिर है, डुप्लेट पूरा है। इसी प्रकार नियोन गैस सिंबल Ne, परमाणु संख्या 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तो इस प्रकार दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा है, तो ये स्थिर है, किसी से क्रिया नहीं करेगी। इसी प्रकार आर्गन, इसका सिंबल Ar है,
परमाणु संख्या 18 है। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। तो इस प्रकार सबसे बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा है, तो ये क्रिया नहीं करेगी। धातुओं की सबसे बाहरी कक्षा में आमतौर पर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं इन इलेक्ट्रॉनों को स्थिरता प्राप्त करने के लिए आसानी से दे देती है। कुछ धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिया गया है। तत्व, प्रतीक, सिंबल, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम, इसका सिंबल Na है, परमाणु संख्या 11 है। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दें तो इसके सबसे बाहर वाले कक्ष में 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ये स्थिर हो जाएगी। इसी प्रकार मैग्नीशियम के सबसे बाहर वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, स्थिर हो जाएगी। इसी प्रकार एल्युमिनियम के बाहर वाले कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर दे दे तो ये स्थिर हो जाएगी। इसी प्रकार पोटेशियम के सबसे बाहर वाले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और कैल्शियम के सबसे बाहर वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये दोनों स्थिर हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी। अधातुओं की बाह्यतम सबसे बाहर वाला कक्ष में सामान्यतः 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन देने मुश्किल हैं, तो ये 3, अगर 5 हैं तो 3 ले लेगी इलेक्ट्रॉन, 6 हैं सबसे बाहर तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगी, 7 हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगी, तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। धातुओं की बाह्यतम सबसे बाहर वाली कक्षा में सामान्यतः 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः धातुओं को अष्टक ऑक्टेट पूर्ण करके स्थिरता प्राप्त करने के लिए 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कुछ धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिया गया है। तत्व, प्रतीक, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नाइट्रोजन सिंबल N, परमाणु संख्या 7, पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। इसी प्रकार ऑक्सीजन के सबसे बाहर वाले कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो ये स्थिर हो जाएगी। इसी प्रकार फ्लोरीन के सबसे बाहर वाले कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार फॉस्फोरस के सबसे बाहर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, स्थिर हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। इसी प्रकार सल्फर, इसके सबसे बाहर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, स्थिर हो जाएगी। इसी प्रकार क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्योंकि इसके सबसे बाहर वाले कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगी। इसलिए धातु आसानी से अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देती है और दोनों धातु और अधातु स्थिरता, स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के बंध को आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। जब धातु इलेक्ट्रॉन देती है तो उस पर धन आवेश आ जाता है और जब अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास धन आवेशित आयन और ऋण आवेशित आयन आ जाती हैं, जिनके बीच में आकर्षण होता है, क्योंकि विपरीत चार्ज आवेश के बीच में आकर्षण होता है। और इस प्रकार धातु और अधातु आपस में बंध बना देती है। आइए सोडियम जिसका सिंबल Na है और क्लोरीन जिसका सिंबल Cl है मिलकर NaCl बनाती हैं। नमक, साधारण नमक के बीच बंध निर्माण देखें। सोडियम सिंबल Na में 1 इलेक्ट्रॉन होता है सबसे बाहर वाले कक्ष में, और क्लोरीन जिसका सिंबल Cl है कि सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, दोनों स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं और अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। आइए मैग्नीशियम और क्लोरीन MgCl2 के बीच बंध निर्माण देखें। मैग्नीशियम की सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह MgCl2 बनाने के लिए 2 क्लोरीन परमाणुओं को 1-1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। NaCl में आयनिक बंध का निर्माण नीचे दिखाया गया है। सोडियम के सबसे बाहर वाले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के सबसे बाहर वाले कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा।
तो सोडियम पर धनावेश आ जाएगा और क्लोरीन पर ऋण आवेश आ जाएगा और दोनों के बीच में आकर्षण हो जाएगा। इसी प्रकार MgCl2 में आयनिक बंध का बनना नीचे दिखाया गया है। Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो तीनों के पास ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। Mg के ऊपर 2 धनावेश आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर 1 ऋण आवेश आ जाएगा और दोनों के बीच में आकर्षण हो जाएगा और बंध बन जाएगा। आयनिक बंध के कारण यौगिकों को हम आयनिक यौगिक बोलते हैं। सॉल्यूशन या विद्युत संयोजक यौगिकों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, MgCl2 भी एक आयनिक कंपाउंड है। नंबर 1, भौतिक प्रकृति। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण के कारण आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब है दबाव डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक, जिस तापमान पर कोई वस्तु पिघलती है उसको गलनांक बोलते हैं। और क्वथनांक, जिस तापमान पर कोई वस्तु उबल जाती है, बॉयल हो जाती है, उसको हम क्वथनांक बोलते हैं। गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होते हैं, क्योंकि मजबूत आयनिक बंधों को तोड़ने के लिए उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। घुलनशील। आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि में अघुलनशील होते हैं। बिजली का संचालन, बिजली का गुजरना। आयनिक यौगिक विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। इनको सॉल्यूशन या मेल्ट करते हैं तो इसमें विद्युत का चालन होता है। फंडामेंटल क्लासेस फरीदाबाद यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you are able to see other videos of this channel. Fundamental classes, next door shopping mall, sector 76, फरीदाबाद। धातु क्रम, मेटलर्जी। धातु क्रम अपने एस्कों से धातु निकालने का विज्ञान है। धातुएं भूमि के अंदर दूसरी अशुद्धियों के साथ मिली होती है, वहाँ से धातु निकालने को धातु क्रम या मेटलर्जी बोलते हैं। वे यौगिक जिनमें धातु होती हैं और पृथ्वी के नीचे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज को एस्क और ORE एस्क तब कहा जाता है यदि आर्थिक उद्देश्य के लिए इससे धातु निकालना लाभदायक हो। धातु क्रम के 3 चरण हैं, 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, एस का सांद्रण या संवर्धन। इसमें मिट्टी वगैरह निकालते हैं एस्क से। एस से धातु का निष्कर्षण। फिर एस्क से धातु को निकाला जाता है, निष्कर्षण का मतलब निकालना। नंबर 3, धातु का शोधन। और फिर जो धातु निकली दूसरे स्टेप में उसको साफ, शोधन, शुद्ध किया जाता है। मेटलर्जी 3 स्टेप्स। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, मिट्टी वगैरह निकालते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, धातु को निकालते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल, धातु को शुद्ध करते हैं। एस का सांद्रण या संवर्धन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। खदान से निकाले गए एस्क में आमतौर पर बड़ी मात्रा में अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, रेत आदि मिलाया जाता है, जिसे गैंग अशुद्धियाँ कहा जाता है। एस से गैंग हटाने की प्रक्रिया को एस का सांद्रण या संवर्धन कहते हैं। एस से धातु का निष्कर्षण, एस से धातु को निकालना। इसके भी 3 चरण हैं। हम इन चरण को 3 भागों में विभाजित करेंगे। धातुओं का निष्कर्षण जो प्रतिक्रिया श्रृंखला में नीचे हैं।
नीचे का मतलब कम क्रियाशील हैं। धातुओं का निष्कर्षण जो प्रतिक्रियाशीलता श्रेणी या श्रृंखला के बीच में है। नंबर 3, धातुओं का निष्कर्षण जो प्रतिक्रिया श्रृंखला में ऊपर हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। इसको एक एक करके इसका वर्णन करते हैं। धातुओं का निष्कर्षण जो प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में नीचे हैं, मतलब कि कम क्रियाशील है, जैसे मरकरी, पारा, Hg और कॉपर Cu। धातुओं जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में नीचे होती हैं वे अत्यधिक अक्रियाशील, मतलब कि क्रिया नहीं करती। इन धातुओं के एक साइड को केवल गर्म करके ही धातुओं में अपचयित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनाबार, जिसका सूत्र है HgS, पारा का एक एस्क है, मरकरी का एक एस्क है। इसे हवा में गर्म किया जाता है और अभिक्रियाओं को नीचे दिखाया गया है। 2HgS सिनाबार प्लस 3O2 ऑक्सीजन गैस प्लस ऊष्मा हमें मिलता है 2HgO पारे का ऑक्साइड, HgO प्लस 2SO2 सल्फर ऑक्साइड गैस। इसी प्रकार 2HgO को अगर हम और हीट करें, ऊष्मा दें, तो हमें 2Hg पारा मिल जाता है जो कि पिघला होता है, प्लस O2 ऑक्सीजन गैस। इसी प्रकार तांबा Cu, जिसे उसके एस्क Cu2S से हवा में गर्म करके निकाला जाता है। तांबा भूमि में Cu2S के रूप में मिलता है। तो तांबे की एस्क Cu2S है। 2Cu2S कॉपर सल्फाइड प्लस 3O2 ऑक्सीजन गैस प्लस ऊष्मा हीट हमें मिलता है 2Cu2O कॉपर ऑक्साइड प्लस 2SO2 सल्फर ऑक्साइड गैस। इसको और हीट करेंगे, 2Cu2O प्लस Cu2S प्लस हीट ऊष्मा, तो हमें कॉपर धातु मिल जाएगी जो कि ठोस अवस्था में होगी, प्लस SO2 गैस। धातुओं का निष्कर्षण जो प्रतिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में है, ना तो ये ज़्यादा क्रियावान होती हैं ना कम। आयरन Fe, जिंक Zn, लेड Pb, कॉपर Cu, ये धातुएं मध्यम अभिक्रियाशील होती हैं। ये प्रकृति में सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में किसी धातु को उसके ऑक्साइड से निकालना आसान होता है। धातु सल्फाइड और कार्बोनेट को पहले धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सल्फाइड एस्कों को हवा की अधिकता की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन या इंग्लिश में रोस्टिंग कहा जाता है। इसी प्रकार सीमित वायु में, कम वायु में प्रबलता से गर्म करने पर कार्बोनेट एस्कों को ऑक्साइड एस्कों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन या कैल्सिनेशन कहा जाता है। ये अभिक्रियाएं नीचे दी गई हैं। भर्जन, रोस्टिंग, इसमें वायु की अधिकता होती है, प्लस 2ZnS जिंक सल्फाइड प्लस 3O2 ऑक्सीजन गैस प्लस ऊष्मा, तो हमें 2ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस 2SO2 सल्फर ऑक्साइड गैस मिलती है। निस्तापन, कैल्सिनेशन, इसमें सीमित कम वायु में गर्म करते हैं। ZnCO3 प्लस हीट ऊष्मा, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट है। ZnO कार्बन की सहायता से जिंक में अपचित हो जाता है। ZnO प्लस कार्बन हमें जिंक धातु मिल जाएगी जो कि ठोस अवस्था में है, प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि काफ़ी जहरीली होती है। धातु के अपचयन के लिए कार्बन कोक के स्थान पर आप अधिक अभिक्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अभिक्रिया नीचे है। 3MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस 2Al एल्युमिनियम हमें मिलता है 2Mn जो कि द्रव पिंगली होती है।
मैंगनीज धातु प्लस 2Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट ऊष्मा। ये विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब बहुत ज़्यादा इसमें से ऊर्जा आग निकलती है और धातुएं गलित अवस्था में उत्पन्न होती हैं। इतनी ऊष्मा होती है कि इन अभिक्रिया का प्रयोग हम जो पटरी होती है उसको भी, क्रैक को भी भरने के लिए, या लोहा में क्रैक आ जाए उसको भरने में भी इसका प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम के साथ Fe ऑक्साइड Fe2O3 की अभिक्रिया का उपयोग रेलवे ट्रैक और टूटे हुए मशीनरी भागों को, लोहे के भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। Fe2O3 लोहा है प्लस 2Al एल्युमिनियम, हमें Fe जो कि द्रव पिघला होता है जो क्रैक में भर जाता है, प्लस 2Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस ऊष्मा। तो इस प्रकार जो क्रैक होता है उसमें लोहा पिघला हुआ भर जाता है, क्रैक भर जाता है। धातुओं का निष्कर्षण जो प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में उच्च या ऊपर हैं, मतलब कि ये धातुएं बहुत ज़्यादा जल्दी क्रियाशील हैं। ये धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं। कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड को संबंधित धातुओं में अपचित नहीं कर सकता। कार्बन इसको अपचित नहीं कर सकता। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी, अपचयन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन द्वारा प्राप्त किया जाता है। बिजली के द्वारा इनका अपघटन करते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम उनके पिघले हुए क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। धातुओं को कैथोड पर जमा किया जाता है और क्लोरीन गैस एनोड पर बाहर निकलती है। अभिक्रिया नीचे दी गई है। कैथोड पर Na पॉजिटिव आयन है, जब एक इलेक्ट्रॉन ये लेती है तो सोडियम में बदल जाती है। इसी प्रकार एनोड पर 2Cl- आयन होती है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देती है तो क्लोरीन गैस में बदल जाती है। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त होती है। धातु का शोधन या परिष्करण, ये जो धातु निकली हैं एस से, ये इतनी साफ नहीं होती, शुद्ध नहीं होती, इसलिए इसका शोधन या परिष्करण करना जरूरी है। अपचयन प्रक्रियाओं द्वारा ऊपर प्राप्त धातुएं शुद्ध नहीं होती हैं और उनमें अशुद्धियां होती हैं। अशुद्ध धातुओं को परिष्करण करने के लिए सबसे व्यापक, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली विधि इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन शोधन है। विद्युत शोधन या परिष्करण, तांबा, जस्त, टिन, निकल, चांदी, सोना आदि धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन से किया जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को कैथोड तथा शुद्ध धातु की पट्टी को या रोड को कैथोड बनाया जाता है। धातु के नमक के घोल का उपयोग विद्युत अपघट्य, जो पानी होता है अपघटन करने के लिए, उसको हम विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब धारा प्रवाहित की जाती है, जब बिजली गुजारी जाती है तो शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होने लगती है। अघुलनशील अशुद्धियाँ एनोड के तल पर बस जाती हैं, बैठ जाती हैं, और एनोड कीचड़, जिसको एनोड मड कहते हैं। तांबे का इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन या परिष्करण नीचे दिखाया गया है। जंग या संक्षारण, लोहे को जंग लग जाता है, लोहा खराब हो जाता है, संक्षारण का मतलब खराब होना। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, जल, अम्ल, गैसों आदि के साथ उनकी अभिक्रिया के कारण धातुओं के उनके अवांछनीय, जो हम नहीं चाहते, यौगिकों में धीमी गति से परिवर्तन की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इससे धातुएं खराब हो जाती हैं। संक्षारण के उपाय: नंबर 1 लोहे में जंग लगना, नंबर 2 कॉपर धातु का संक्षारण, नंबर 3 चांदी धातु का संक्षारण। लोहे में जंग लगना, लोहा जब ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करता है तो लाल पदार्थ बनता है जिसे जंग कहा जाता है। अभिक्रिया है 2Fe लोहा
प्लस 3O2 ऑक्सीजन गैस प्लस H2O वाटर मिलकर 2Fe2O3 XH2O, जिसे जंग कहते हैं, जंग का रासायनिक सूत्र है। इसे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। हाइड्रेटेड का मतलब पानी मिला हुआ, क्योंकि इसमें पानी के अणु हैं XH2O। X का नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इस प्रक्रिया में लोहे को जंग लगना कहते हैं। लोहे में जंग लगना एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, मतलब कि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, उपचयन और अपचयन दोनों होता है। जंग लगना लोहे और स्टील की वस्तुओं और संरचनाओं जैसे रेलिंग, कार बॉडी, पुल और जहाज़ों आदि को कमज़ोर कर देती है और उनके जीवन को कम कर देती है। लोहे को जंग लगने से बचाने के तरीके: नंबर 1, पेंट कर कर लोहे की वस्तु के ऊपर। नंबर 2, ग्रीसिंग और तेल लगाकर, लोहे की वस्तु पर ग्रीस और तेल लगा देते हैं। गैल्वेनीकरण द्वारा लोहे की वस्तु पर जस्त जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिससे जंग नहीं लगता। नंबर 4, मिश्र धातु बनाकर, जैसे लोहे में कार्बन मिला देते हैं तो लोहे को जंग नहीं लगता, स्टील बन जाता है। जब लोहे में कार्बन मिला देते हैं तो स्टील बन जाता है। तांबे का संक्षारण: तांबे की वस्तु, कॉपर की वस्तुएं कुछ समय बाद अपनी चमक को खो देती हैं, क्योंकि तांबे की वस्तुओं की सतह पर हवा के संपर्क में आने पर कॉपर कार्बोनेट, जिसका सूत्र है CuCO3, कॉपर कार्बोनेट, CuOH2, सोडियम कॉपर हाइड्रोक्साइड की हरी परत चढ़ जाती है। इसे तांबा धातु का संक्षारण कहते हैं। अभिक्रिया है 2Cu तांबा प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस प्लस पानी H2O, ये मिलकर हरे रंग की परत बना देते हैं, जिसका सूत्र है CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड। चांदी धातु का संक्षारण: हवा में मौजूद H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है हवा में, की अभिक्रिया से सिल्वर Ag की सतह पर काली सिल्वर सल्फाइड, जिसका सूत्र है Ag2S, की परत बनने से चांदी की धातु की सतह हवा के संपर्क में आने पर धूमिल सुस्त हो जाती है। इसे चांदी का संक्षारण कहते हैं। अभिक्रिया है 2Cu कॉपर चांदी प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये मिलकर Ag2S सिल्वर सल्फाइड, जो कि काले रंग का होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस। फंडामेंटल क्लासेस फरीदाबाद YouTube channel. Please like, share and subscribe the channel so that you are able to see other videos of this channel. Fundamental classes नेक्स्ट और शॉपिंग मॉल सेक्टर 76 फरीदाबाद। परिशिष्ट और शब्दावली: सोडियम धातु को सावधानी से प्रयोग करें। सोडियम धातु आसानी से आग पकड़ लेती है। सोडियम धातु को फिल्टर पेपर की सिलवटों तहों के बीच सुखाना चाहिए। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित स्टोर रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं और खुले में रखने पर उनमें आग लग जाती है। इसलिए इन धातुओं को उनके ऑक्सीकरण उपचयन को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोया जाता है। बिजली के झटके इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए बिजली की तारों के ऊपर घरों में PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग की जाती है, प्लास्टिक की, ताकि करंट ना लगे। धातुओं को लचीलापन और तन्यता के कारण वांछनीय आघात आकार दिया जा सकता है। लचीलापन का मतलब यहाँ पर आघात वर्धता है। आवर्ती सारणी, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल के 118 तत्वों में से लगभग 95 तत्व धातु हैं, तो धातुएं ज़्यादा हैं प्रकृति में, अधातुएं कम हैं। कार्बन एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, जिसे अपरूप, इंग्लिश में एलोट्रोप कहा जाता है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो सबसे कठोर
प्राकृतिक पदार्थ है और इसमें उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अन्य अपरूप है, विद्युत का सुचालक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।